हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रतनेश्वर नॉन टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म का। ठीक है, हम जो है इससे पहले बात किए हैं भारत में द्वीप, है ना। भारत में द्वीप के बाद में हम जो नया चैप्टर लेकर के आए हैं तो वो देखने जा रहे हैं भारत में नदी तंत्र, है ना। भारत में नदी तंत्र देखो, बोला जाता है कि भारत नदियों का देश है। समझ में आई बात? तो इसमें क्या ध्यान रखना है आप लोगों को कि देखो, भारत में नदी तंत्र इतना आसान नहीं है, इसको आराम से एक एक करके पढ़ना पड़ेगा हमको। नदी तंत्र को हम देखेंगे, भारत में जो नदी तंत्र है उसको पहले देखेंगे, उसके परिचय को देखते हैं। क्या होता है आपका अपवाह तंत्र, क्या होता है नदी बेसिन। भारत में जो नदी तंत्र है उसको हम हिमालयी अपवाह तंत्र में दो वर्गों में बांटेंगे। उद्गम के आधार पर हम इनको पहले दो वर्गों में बांट देंगे। दो वर्गों में सबसे पहले हम देखेंगे हिमालयी या उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र देख लेंगे। दूसरे में हम देखेंगे, दूसरे पार्ट में उद्गम के आधार पर प्रायद्वीप या दक्षिणी भारत का अपवाह तंत्र। इस प्रकार से हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद में हम जो सामने चलेंगे, बोल सकते हैं कि बोलना चाहिए हिमालयी या उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग बराबर बने रहिएगा, आराम से जो है पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए। नोटबुक बनाना जरूरी है क्योंकि हमारे पास पीडीएफ वाला सिस्टम है नहीं, यहीं पर समझना है और साथों साथ नोट करते हुए चलना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका हेडिंग रहेगा भारत में नदी, भारत में नदी करके, और भारत में नदी में आप देख लेना रिवर इन इंडिया। क्या लिखना है? रिवर इन इंडिया। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका बनेगा भारत। भारत किसका देश है? नदियों का देश है। बहुत सारी नदियां हैं, 4000 के आसपास भारत में नदियां मानी जाती है। कितने? लगभग कितनी? तो आप ध्यान रखना लगभग, पर हम घबराना नहीं, हम इतनी नदियां नहीं पढ़ेंगे, जितना जरूरत है अपने को उतनी ही पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, 4000 से भी ज्यादा बोल सकते नदी हैं हमारे भारत में, है ना। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं। कितनी? 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, अब हम बात करते हैं भारत का अपवाह तंत्र, है ना। डेरेंज, इसको डेरेंज यहाँ लिखा हुआ है, डेरेंज सिस्टम ऑफ इंडिया करके, ड्रेंज सिस्टम ऑफ इंडिया या डेरेंज सिस्टम ऑफ इंडिया करके, ड्रेंज सिस्टम ऑफ इंडिया करके लिखना है। इसको क्या लिखना? ड्रेंज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेंज पढ़ेंगे इसको, ड्रेंज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी भारत का अपवाह तंत्र। उसमें सबसे पहले ये अपवाह तंत्र क्या होता है उसको समझते हैं, ड्रेंज सिस्टम को समझते हैं। तो ड्रेंज सिस्टम क्या है, देखिए ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है उसके परिभाषा। एक निर्धारित जल मार्ग के प्रवाह को, ठीक है, एक निर्धारित जल मार्ग के प्रवाह को, जिस दिशा में वो बह रही है, जैसे बह रही है, एक निर्धारित जल मार्ग के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है या ड्रेन्स कहा जाता है, ये ध्यान रखना है ना। क्या कहा जाता है? ड्रेन्स कहा जाता है। ठीक है, अपवाह, ये देखिए अपवाह कहा जाता है। अब देखिए तंत्र, तंत्र मतलब सिस्टम, बहुत सारे ड्रेन्स होंगे इसमें, तथा इस प्रकार के कई जल मार्गों के, इस प्रकार के कई जल मार्गों के जाल को क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो एक बात बताइए आप लोग, हमारे जो भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका होगा मालूम है? गंगा नदी अपवाह तंत्र होगा। समझ में आई बात? आपको अगर पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है, तो अपवाह तंत्र में आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्त, गंगा नदी अपवाह तंत्र। क्या ध्यान रखना है? गंगा नदी अपवाह तंत्र। क्या ध्यान रखेंगे? गंगा नदी अपवाह तंत्र करके ध्यान रखनी है आप सब लोगों को। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र तथा इस प्रकार के कई जलमार्गों के जाल को, कई सारे जलमार्ग, इसमें कई सारी नदियां शामिल होती है ना। कई सारे जलमार्गों के जाल को क्या कहते हैं हम लोग? अपवाह तंत्र कहते हैं। शॉर्ट में ध्यान रखिएगा। और प्रवाह को क्या कहते हैं? जलमार्गों के प्रवाह को क्या कहते हैं?
प्रवाह को अपवाह कहते हैं, जलमार्ग के प्रवाह को अपवाह कहते हैं। और कई जलमार्गों के जाल को, मतलब बहुत सारी नदियां इसमें शामिल होगी, उसकी जाल को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं, या बोल सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र आपको गंगा नदी का अपवाह तंत्र मिलेगा। ओके, एक पॉइंट ये आपने नोट करते हुए चलिए साथ में। अब देखिए नेक्स्ट, नदी बेसिन यहाँ दिखा है ना, रिवर बेसिन करके लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हो? रिवर बेसिन। वह संपूर्ण क्षेत्र जो एक अपवाह तंत्र के लिए जल का योगदान करता है। एक अपवाह तंत्र मतलब इसमें मालूम है बहुत सारी नदियां शामिल होगी। कहां तक के इसका एरिया फैला हुआ है, कहां तक के ये किस राज्य को कितना प्रॉफिट दे रहा है, किस राज्य को कितना फायदा हो रहा है इससे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नदी बेसिन किसको कहते हैं? वह संपूर्ण क्षेत्र जो एक अपवाह तंत्र के लिए जल का योगदान करता है। समझना है बात? जल का योगदान करता है उसको क्या कहते हैं? बोल सकते हैं नदी बेसिन कहते हैं, या रिवर बेसिन करके लिख लेना इसको, रिवर बेसिन कहते हैं। अब आपसे फिर पूछेगा भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन से नदी, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा बेसिन कौन से नदी का है? तो भारत का सबसे बड़ा बेसिन आप ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बेसिन, भारत का सबसे बड़ा आप ध्यान रखिएगा नदी बेसिन, सबसे बड़ा नदी बेसिन। तो इसमें भी आप ध्यान रखना है, सबसे बड़ी भी बोल सकते हैं, सबसे बड़ी नदी बेसिन आपका गंगा नदी बेसिन। क्या ध्यान रखेंगे? गंगा नदी बेसिन। क्या ध्यान रखना है? गंगा नदी बेसिन करके ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, सबसे बड़ी जो है नदी बेसिन जो है गंगा नदी बेसिन करके आपको ध्यान रखनी है। कौन सा? गंगा नदी बेसिन करके ध्यान रखनी है ना। दूसरा सबसे बड़ी नदी बेसिन अगर बोलता है तो आप इसमें दूसरी में आप गोदावरी नदी बेसिन करके ध्यान रखेंगे। दूसरी में आपको गोदावरी नदी बेसिन आ जाएगा। दूसरी में कौन से आ जाएंगे? तो गोदावरी नदी बेसिन करके आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नदी बेसिन समझ में आया? वह संपूर्ण क्षेत्र जो एक अपवाह तंत्र के लिए जल का योगदान करता है। कितना जल का कितना योगदान है एक अपवाह तंत्र में, उसको क्या कहा जाता है? नदी बेसिन। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन आपको गंगा नदी बेसिन आपको ध्यान रखना है। दूसरी बड़ी नदी बेसिन आप लोगों को गोदावरी नदी बेसिन करके ध्यान रखना है। बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है, बहुत सारे राज्यों को इससे फायदा होती है, ये भी ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, अब ध्यान रखना है नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आपका, भारत के अपवाह तंत्र को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, या भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब कौन कौन सा दो भाग है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें ध्यान रखना है, जिसको हम प्राकृतिक यहाँ पे लिख सकते हो, प्राकृतिक या और नदियों के उद्गम आधार पर देखते हैं। किसके आधार पर देखते हैं? प्राकृतिक और नदियों के उद्गम आधार पर देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा? हिमालयी या उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र। आप लोग हिमालय जानते हो, 2500 किलोमीटर फैला हुआ है। समझ में आई बात? इधर आप लोगों का लद्दाख से चालू होता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया से, तो इधर अरुणाचल प्रदेश तक के एंड है इसका। जानते हैं हिमालय पर्वत 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको आप लोगों को पर्वत श्रेणी में सब पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। अभी फिलहाल ध्यान रखना, हिमालयी या उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र, इनमें हिमालय के उत्तर एवं दक्षिण भाग के जल शामिल होते हैं। इसमें हिमालय के आप ध्यान रखिएगा, या इनमें हिमालय के उत्तर एवं, उत्तर मतलब आप लोग के जो हिमालय पर्वत है उसके ऊपर वाले भाग को उत्तर बोलेंगे और नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे? दक्षिण बोलेंगे। तो इसमें या इनमें हिमालय के उत्तर एवं दक्षिण भाग के जल शामिल होते हैं। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अधिकतर उद्गमित कहां से होते हैं मालूम है? नदियों का हिमालय में अधिकतर उद्गमित कहां से होते हैं? तो उत्तर भारत से होते हैं। और शेष कहां से होते हैं नदियों का उद्गमित? तो आप ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत, ये दक्षिण हिमालय से होते हैं। ठीक है, अधिकतर उद्गमित उत्तर भाग से होते हैं, किसके? हिमालय के। और जो है शेष जो थोड़ा बहुत बच गया वो दक्षिण भाग से होते हैं हिमालय के, नदियों का उद्गम।
ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली सभी नदियों को इसमें शामिल किया जाता है। हिमालय या उत्तरी हिमालय का अपवाह तंत्र में, आप हिमालयी अपवाह तंत्र में जो है हिमालय से उद्गमित होने वाली नदियों को इसमें शामिल किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, यह नदियां सदावाहिनी होती है। ये भी क्वेश्चन आता है, सदावाहिनी के मतलब समझते हो? सदा बहते रहती है। क्या करते रहती है? सदा बहते रहती है। अब बहने का कारण क्या है? बर्फ। समझ में आई बात? बर्फ हमेशा बहते रहती है इस तरफ की नदियां। समझ में आई बात? यानी हिमालय पर्वत से निकलने वाली सभी नदियां सदा क्या रहती है? बहते रहती हैं। समझ में आई बात? या सदा वाहिनी होती है, सूखती नहीं है। समझ में आई बात? और इधर दक्षिण भारत में, प्रायद्वीप भारत में अगर नदियां पड़ेंगे ना भाई, तो ये क्या है? सूखेगी, सूख जाती है। गर्मी के दिन में क्या हो जाती है? सूख जाती है। ठीक है, तो सदावाहिनी उत्तर भारत के नदियां होती हैं या हिमालय से उद्गमित होने वाली नदियां सदावाहिनी होती हैं। आपको ये पॉइंट भी नोट करनी है। इसके बाद में आप ध्यान रखना है, इसमें जो है आपका जो है बोल सकते हैं हिमालयी या उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में आपको मिलेगा सिंधु नदी तंत्र। एक पढ़ेंगे, इसको 3 भागों में बांटेंगे। फिर इसको कितने भागों में बांट रहे हैं हम? 3 भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहला भाग है आपका सिंधु नदी तंत्र, दूसरा पार्ट है आपका गंगा नदी तंत्र, और तीसरा पार्ट है आप लोगों का ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। समझ में आई बात? तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। आप लोग बराबर पढ़ते जाइएगा। और दूसरा पार्ट मैंने नदियों को उद्गम आधार पर या प्राकृतिक आधार पर 2 भागों में बांटा। उसमें दूसरा भाग है आप लोगों का प्रायद्वीप या दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। क्या ध्यान रखेंगे? प्रायद्वीप या दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। आप देखते हैं प्रायद्वीप या दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र जानते हो ना? ये वाला जो प्रायद्वीप भारत जानते हो ना, यहाँ पर पढ़ेंगे आप। समझ में आई बात? ये यहाँ पर हम प्रायद्वीप या बोल सकते हैं दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र, ये जो है नीचे वाले एरिया में पढ़ेंगे। जैसे आप सुने होंगे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है कि नहीं बताओ, ताप्ती है, आप लोगों का नर्मदा है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, महानदी है। ये सब नदियां कहाँ पे पढ़ेंगे? यहीं पर पढ़ेंगे, है ना? छोटी छोटी नदियां है, ये सब यहीं पर पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारा जो परिचय हमने बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहता है हमेशा, सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। देखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, इस सबको नोट कीजिए। और फिर मैं एक एक करके बात करता हूँ। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है, कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती हैं, इसकी कितनी सहायक नदी है, कहाँ पर जाके विसर्जित हो जाती है, इसके किनारे बसे कितने शहर हैं, पूर्व से इससे पूर्व से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है, पश्चिम से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है, सिंधु जल विवाद कब हुआ है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, भारत में इसकी लंबाई कितनी है। आपको सभी पॉइंट याद रखनी है। ओके, समझ में आई बातें? तो चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करें। सामने बढ़ते हैं हम लोग, इसको जो है एक एक करके, क्योंकि इनको मिटाना पड़ेगा मुझसे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करूं, स्टार्ट करते हैं, है ना भाई? चलो, तो ये सब मिटा रहे हैं दोस्त, स्क्रीनशॉट मारी हैं और लिखते चलिए ये लोग, है ना? देखो, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है, सबसे बड़ी बेसिन कौन सी है? अब हम हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में, है ना भाई? सिंधु नदी के बारे में अभी इतना ध्यान रखते हैं, सिंधु नदी के बारे में अभी इतने को मिटा रहे हैं, बाकी को रहने दो, हेड। देखो एक एक करके बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जरा सुन लो कैसे आपको याद रखना है। समझ में आई बात? देखो पूरा बात ध्यान से सुनिए आप लोग, कैसे याद रखा जाता है। देखो सिंधु नदी का उद्गम, ठीक है? सिंधु देखो विश्व के अपवाह तंत्रों में से एक है ये भी, सिंधु नदी तंत्र। समझ में आई बात? विश्व में अपवाह तंत्र जो होते हैं ना, उनमें से एक है आपका सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है मालूम है? बोल सकते हैं तिब्बत। तिब्बत में कहाँ पे? मानसरोवर झील में। और मानसरोवर झील में भी कहाँ पे? चेमयांगडुंग नामक ग्लेशियर से। और चेमयांगडुंग नामक ग्लेशियर मतलब कैलाश पर्वत श्रेणी से। समझ में आई बात? ये तिब्बत की राजधानी क्या है? लास है। यहाँ से उद्गमित होती है ये नदी
और यहाँ से फिर कहाँ जाएगी पता है? तो यहाँ से जाएगी ये नदी उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम दिशा में, सॉरी उत्तर पश्चिम दिशा में। ये देखो ये है तिब्बत, यहाँ से उद्गमित होगी और उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए कहाँ जाएगी? ये लद्दाख। पहले ये जम्मू कश्मीर बोलते थे, अब हमको क्या बोलना पड़ेगा? लद्दाख, क्योंकि ये लद्दाख से जाएंगे। अब यहाँ पर याद रखना है ये दो किसके किसके मध्य से? तो ये जास्कर पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी आएगी, और ये क्या है? लद्दाख की राजधानी लेह है। इन दोनों के मध्य से ये लद्दाख होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए कहाँ प्रवेश करेगी? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के साइड से निकल जाएगी और देखना यहाँ पीठनकोट नामक, ये देखिए यहाँ पे पीठनकोट लिखा हूँ, ये पीठनकोट नामक स्थान पर इधर से 5 नदियां पंचनद के नाम से आकर के यहाँ पे मिलती है, अभी बताऊंगा। और ये इसके बाद में कराची पास में, कराची के पास में कहाँ पर? ये देखिए ये कौन सा सागर है आप लोगों का? अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर में जाकर के क्या हो जाती है? अरब सागर में विसर्जित हो जाती है। क्या हो जाती है? विसर्जित हो जाती है, विसर्जित हो जाती है ना, विसर्जित हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो क्या बोला मैंने? सिंधु नदी का उद्गम बोल सकते हैं तिब्बत के जो है मानसरोवर झील के चेमयांग नामक ग्लेशियर से होता है, कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है, या उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है, और लद्दाख में जास्कर और लेह के मध्य से बहते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान में इस्लामाबाद के साइड से निकलती है और फिर दक्षिण मुखी हो जाती है फिर और फिर बोलना चाहिए पीठनकोट नामक स्थान पर इसकी 5 सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी आके इससे मिलती हैं, जो उधर से 5 नदियों को साथ मिला करके जो है चिनाब नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियाँ होती हैं। फिर ये सामने निकल जाएगी और कराची शहर के पास में है ना, आप लोगों के बंगाल की खाड़ी में, ये सॉरी माफी चाहेंगे, अरब सागर में जाकर के क्या हो जाती हैं? मिल जाती है। अब आपसे पूछेगा इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 2880 ध्यान रखना है, टोटल लंबाई, टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर आपको ध्यान रखनी है। भारत में अगर पूछता है इसकी लंबाई तो 1114 किलोमीटर ध्यान रखनी है। इससे पूर्व तरफ मिलने वाले, पूर्व से मिलने वाली नदियां अगर पूछते हैं तो एक सेवक नदी ध्यान रखना है, एक काबुल नदी ध्यान रखना है, एक कुर्रम नदी याद रखना है। और पश्चिम तरफ से मिलने वाले इसके सहायक नदी अगर पूछते हैं तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियां आपको इधर ध्यान रखना है, जो पंचनद के नाम से जो है चिनाब लेकर के आती है इधर से और मीठनकोट नामक स्थान पे सिंधु नदी में मिल जाती है। और इसकी सबसे बड़ी नदी सिंधु की कौन सी नदी है? तो चिनाब नदी है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। मालूम है ये सिंधु नदी से मालूम है बहुत सारे नहरों का उद्गम हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नहरों का देश अगर बोलता है तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान, पाकिस्तान नहरों का देश। अगर ऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो पाकिस्तान नहरों का देश कहा जाता है। ये सिंधु नदी से ही बहुत सारी नदियां, इसके किनारे बसे शहर अगर आप लोगों से पूछता है तो हमारे भारत में लेह है, हमारे भारत में क्या है? लेह है, इधर इस्लामाबाद है, इधर मीठनकोट है, इधर क्या ध्यान रखना है? कराची शहर ध्यान रखना है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था, है ना। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जिसमें से आप लोगों के अधिकार, भारत के अधिकार में कौन कौन सा नदी आती हैं सिंधु जल समझौता में? तो आप ध्यान रखिएगा पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, चेनाब को दिया गया है और रावी, व्यास और सतलज को भारत को दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। पाकिस्तान 80% इसका जल यूज करता है और भारत कितना परसेंट करता है? 20%। आज यहाँ तक कवर करेंगे और कल इनकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। अभी पूरा इंपोर्टेंट फैक्टर रोज अटेंड कीजिए, मैं एकदम 100% आपको एग्जाम के हिसाब से बेस्ट कंटेंट दूंगा, 100%। ओके, आप ध्यान रखिएगा। चलो तो एक एक करके पॉइंट बनाते जाएंगे, वैसे तो हम आपको बोल ही दिए हैं, है ना। चलो तो आप सीधा हेडिंग डालिएगा सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र करके हो गया। सिंधु नदी तंत्र,
सिंधु नदी तंत्र करके डालना और लिखना यहाँ पर द सिंधु रिवर सिस्टम, ठीक है, द सिंधु रिवर सिस्टम करके, और यहाँ पर लिखिए इसकी लंबाई कितनी है 2880 किलोमीटर। कितनी डालना है 2880 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी डालनी है 2880 किलोमीटर। एक पॉइंट। नेक्स्ट, भारत में इसकी लंबाई कितनी है 1114 किलोमीटर। कितनी है 1114 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखनी है आप लोगों को। हाँ हाँ, अब बता रहा हूँ ना, इसमें बता रहा हूँ अभी, फिर लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसमें लिखना सिंधु नदी तंत्र विश्व के, सिंधु नदी तंत्र विश्व के, सिंधु नदी तंत्र विश्व के, तंत्र विश्व के, सिंधु नदी तंत्र विश्व के विशालतम 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 नदी तंत्रों में से, नदी तंत्रों में से, नदी तंत्रों में से, विशालतम नदी तंत्रों में से, नदी तंत्रों में से, ठीक है, विशालतम नदी तंत्रों में से क्या है, एक है, में से एक है, जिसकी सबसे बड़ी नदी है, में से एक है, जिसकी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी क्या है, आप ध्यान रखिएगा, कौन सा है, सिंधु नदी, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, हो गया सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में पढ़ रहे हैं भैया, आप ध्यान रखें। चलो, इसके बाद में हमको क्या पॉइंट ध्यान रखनी है यहाँ पर, तो इसमें ध्यान रखिए, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां, आप ध्यान रखिएगा, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां लिखते जाना है, मैं भी साथों साथ लिख रहा हूं, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां, उसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां, उसके सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, मैं पूरा बता दे रहा हूं साथ में, ओके, तो आप ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी क्या ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, चिनाब। कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है चिनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिनाब, ओके, इनको सब कल करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, चिनाब, ओके। अब इसकी सहायक नदी में कौन कौन सी नदियां हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, सहायक नदी को दो भागों में बांट दिया हमने, एक किधर से, पूर्व तरफ से। अब पूर्व कैसे मानेंगे, ये ऊपर वाले एरिया से, समझ में आएगा, उस तरफ ऊपर वाले एरिया से जो आ रही है नदी, उसको पूर्व मानेंगे, है ना, और ये नीचे वाले यानी हमारा दाया हाथ क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, हम जैसे चल रहे हैं, है ना, ये पूर्व हो जाएगा, और ये इस साइड वाले पश्चिम हो जाएगा, समझ में आई बात। तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त, है ना, या बाई ओर से भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना, एक दाई ओर लिख लेना, ये दाई ओर करके लिख लेना, दाई ओर ऐसे लिख लेना भाई, या इससे ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, दाई ओर से, दाई ओर से प्रमुख में आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा, एक श्योक ध्यान रखो, श्योक, श्योक नदी, एक क्या ध्यान रखो, काबुल, एक क्या ध्यान रखना है, काबुल, काबुल, और एक क्या ध्यान रखना है, कुर्रम, क्या ध्यान रखना है, कुर्रम, ठीक है, कुर्रम करके ध्यान रखना है, एक काबुल, श्योक, काबुल, कुर्रम। अब बाई ओर से बात करते हैं, बाई ओर ये वाला एरिया बाई ओर आएगा, ये बाई हाथ है ना, हमारे हाथ के हिसाब से रहते हैं बाई ओर, और ये जो है दाई ओर, तो ये बाई ओर से हम ध्यान रखते हैं, बाई ओर से, लेफ्ट राइट समझ रहे हो ना, बाई ओर से, इसमें आपको ध्यान रखनी है, तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले झेलम, झेलम करके लिख लेना, झेलम, झेलम, ओके, क्रम से लिखना, झेलम लिख लेना, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, 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 रावी, रावी, व्यास, 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 और क्या, सतलज, व्यास और क्या, सतलज, ये आप नोट कीजिए साथों साथ एकदम बराबर, ये आप ध्यान रखिएगा, ये हो गया क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट करें, सामने बढ़ते हैं फिर मिटा रहे हैं, ओके। चलो, इसके बाद में हम बात करेंगे इनकी जो है, आप हो गया, ये देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं
मुख्य सहायक नदी आप ध्यान रखिएगा, है ना। बाई और दाई और सब हो गया आप लोगों का, बाई और दाई और हो गया। अब मुख्य सहायक नदी भी हो गया आप लोगों का। अब सिंधु नदी का उद्गम देख लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम, इसको मिटा देना भैया, पूरा मिटा दे रहे हैं। चलो अब देखिएगा सिंधु नदी का उद्गम। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा तिब्बत से। जैसे लिख रहा हूँ बता दिया एक बार, अब केवल नोट करना है, नोट करवा रहे हैं बस, हो गया। लिखिएगा, उद्गम करके लिखिएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, कहाँ पे, तिब्बत में, तिब्बत ये वाला एरिया कौन सा है, तिब्बत, ये देखिए ये वाला एरिया, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर, सरोवर झील के निकट, झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट, निकट कौन से, चेमयांगडुंग करके बताया था मैं आप लोगों को, तो आप ध्यान रखिएगा निकट चेमयांगडुंग ग्लेशियर से होता है। चेमयांगडुंग, चेमयांगडुंग ये सब क्वेश्चन आया हुआ है ना, ग्लेशियर से होता है। ग्लेशियर मतलब समझते हैं आप लोग, है ना, बर्फ का पहाड़, है ना, ग्लेशियर से होता है, ग्लेशियर से होता है, आप ध्यान रखिएगा, होता है। और ये सब कहाँ पे हैं, कैलाश पर्वत, है ना भैया, ये सब कहाँ पे हैं, कैलाश पर्वत, कहाँ पर है, कैलाश पर्वत, आप ध्यान रखिएगा, ये सब कहाँ पे है, कैलाश पर्वत होता है। इसके बाद में नेक्स्ट याद रखिएगा, ठीक है, इसकी कुल लंबाई तो लिख लीजिए, दाई बाई ओर से तो लिख लीजिए आप लोग, है ना। फिर यह किधर बहते हुए, उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए, उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए, उत्तर पश्चिम मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जैसे देखो डायग्राम बना हुआ है, दिशा में बहते हुए, उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए, बहते हुए, बहते हुए कहाँ प्रवेश करती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, बहते हुए जास्कर पर्वत श्रेणी, ये देखिए ये कौन सा है, जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी और क्या बोल सकते हैं, लेह के मध्य, लेह के मध्य, के मध्य, जास्कर पर्वत श्रेणी और लेह के मध्य से बहते हुए, बहते हुए, बहते हुए कहाँ प्रवेश करती हैं, पाकिस्तान प्रवेश करती हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रवेश करती हैं, पाकिस्तान प्रवेश करती हैं, आप ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान प्रवेश करती हैं, ठीक है, पाकिस्तान प्रवेश करती हैं, पाकिस्तान प्रवेश करती हैं, समझ रहे हैं बात, पाकिस्तान प्रवेश करती है। और देखिए ये इसके बाद में आप खुद बनाएंगे, इस्लामाबाद, है ना, मिठनकोट, ये सब कुछ आप खुद बनाएंगे, ठीक है, पाकिस्तान प्रवेश करती हैं, ओके। अब आप ध्यान रखिएगा, बाई ओर से मिलने वाली 5 नदियां, नदियों की संयुक्त धारा, ठीक है, ये बाई ओर से मिलने वाली 5 नदियों की संयुक्त धारा, बाई ओर से, कल कर देना कोई दिन, बाई ओर से मिलने वाले, मिलने वाले, मिलने, मिलने वाले, वाले 5 नदियों की धारा, 5 नदियों की धारा, 5 नदियों की धारा, 5 नदियों की धारा, आप ध्यान रखिएगा, 5 नदियों की धारा कहाँ जाके मिलती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 5 नदियों की संयुक्त धारा, ठीक है, पाकिस्तान के मिठनकोट के पास मिलती है, पाकिस्तान के मिठनकोट के पास मिलती हैं, पाकिस्तान के मिठनकोट के पास, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, पाकिस्तान के मिठनकोट, मिठनकोट के पास, कोट के पास, मिठनकोट के पास मिलती हैं, 5 मिलती हैं, पाकिस्तान के मिठनकोट के पास मिलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, पाकिस्तान के मिठनकोट के पास मिलती है। चिनाब ली जा रही है ना, है ना, जिसको किसके नाम से जानते हैं मालूम है, पंचनंद, जिसको जिसे जिसे किस नाम से जानते हैं, जिसे पंचनंद के नाम से जानते हैं, पंचनंद के नाम से जानते हैं, पंचनंद के नाम से जानते हैं, से जानते हैं, किसको, पंचनंद के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं, इन 5 नदियों की संयुक्त धारा को, है ना। और ये देखो चिनाब नदी ला करके मिलाएगी यहाँ पे, समझ गए बातें,
पंचनंद के नाम से जानते हैं। क्या ध्यान रखना है? पंचनंद के नाम से जानते हैं। हो गया? पंचनंद के नाम से जानते हैं। और ये आप ध्यान रखिएगा, यह नदी फिर यह नदी, हो गया ना यहाँ तक मिठनकोट देखे ना आप लोग, फिर यह नदी, आप ध्यान रखिएगा, फिर यह नदी, यहाँ पर चलिए जल्दी, फिर यह नदी, ठीक है, कराची शहर के पास, नदी कराची शहर के पास, क्या ध्यान रखना है? कराची शहर के पास, कराची शहर के पास, कराची शहर के पास, कहाँ पर? अरब सागर में, जानते हो ना, कराची शहर के पास अरब सागर में मिल जाती हैं, कराची शहर के पास अरब सागर में मिल जाती हैं, अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। समझ में आई बात? अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है, अरब सागर में मिल जाती है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिए, अरब सागर में। अब क्या बच गया आप लोगों का? देखो यहाँ से, ये देखो, ये यहाँ से श्योक नदी आके मिलेगी। ये कौन सी नदी होगी? श्योक नदी। समझ में आई बात? ये श्योक नदी है ना भाई। इधर से क्या, और ये जो है ये कुर्रम करके लेना, ये क्या हो जाएगा? कुर्रम, है ना। और ये क्या? काबुल, जानते हो, कुर्रम काबुल। ये कुर्रम काबुल दोनों कहाँ की नदी है मालूम है ना। ये कुर्रम और काबुल ये दोनों जो है अफगानिस्तान की नदी है। कहाँ की नदी है? अफगानिस्तान की नदी है, अफगानिस्तान की नदी, आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ आके मिलती है मालूम है? पाकिस्तान में। अफगानिस्तान की नदी है और पाकिस्तान में। ये देखो हमारे देश की नदी है ये श्योक, समझ में आएगा? श्योक कहाँ की है? भारत की, ठीक है। और ये देखिए कुर्रम और काबुल अफगानिस्तान की नदियां और पाकिस्तान में आके मिलती हैं। अब बाकी इधर से तो बताएंगे ही आप लोगों को 5 नदियां। कौन कौन से 5 नदियां हैं? तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। आपको 100% ध्यान रखना है ये सब कुछ। तो मैं यहाँ तक के पूरा क्लियर समझो आप लोगों को, ठीक है। अब मैं सामने बढ़ता हूँ। ये देखो फिर यह नदी कहाँ? कराची शहर के पास अरब सागर। अब इस नदी के किनारे बसे शहर, है ना, सिंधु नदी के किनारे बसे शहर, सिंधु नदी किनारे बसे शहर, नदी किनारे बसे शहर, सिंधु नदी किनारे बसे शहर। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा पता है? ये देखो लेह है, सबसे पहले भारत में क्या ध्यान रखेंगे? लेह। इसके बाद में देखो इस्लामाबाद है, ये इस्लामाबाद कहाँ की राजधानी है? इस्लामाबाद, आप ध्यान रखें, पाकिस्तान, है ना। और क्या ये मिठनकोट भी लेना पड़ेगा कि नहीं बताओ? मिठनकोट लेना पड़ेगा, मिठनकोट लेना पड़ेगा। और एक क्या मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है? कराची शहर, ये पाकिस्तान की पुरानी राजधानी है ना, ठीक है, कराची शहर। जानते हैं आप लोग पाकिस्तान की पुरानी राजधानी पूछा जाता है आप लोगों को, तो ये कराची शहर। अभी जो है इस्लामाबाद है, आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक के मैं क्लियर समझू पूरा, सामने बढ़ जाऊं मैं। चलो आ जाते हैं सामने, हो गया, ठीक है। अब सिंधु जल समझौता आपसे पूछा जाएगा, सिंधु जल समझौता, है ना, हो गया, सिंधु जल समझौता लास्ट पॉइंट। हाँ सहायक, इधर की सहायक नदी है तो कल बताया जाएगा ना आपको, पूरा डायग्राम में बताया जाएगा। अभी बस ये जो बताया हूँ उतना ध्यान रखिए आप लोग। और ये डायग्राम जैसे बना रहा हूं मैं, आपको भी बनाना जरूरी है, ओके, ऐसे में ही ज्यादा याद रहता है। ठीक हो गया, ये लेह, इस्लामाबाद, मिठनकोट और कराची, मिटा दे सबको, सिंधु जल समझौता समझा दूं मैं, ओके। चलो अब लेते हैं सिंधु जल समझौता, है ना। सिंधु जल समझौता आपको ध्यान रखना है कब हुआ था पता है? 1960 में। कब हुआ था भैया? 1960 में। तो ये ध्यान रखना है सिंधु जल समझौता, बस लास्ट चल रहा है, जल्दी हो जाएगा। सिंधु जल समझौता करके लिखिएगा, सिंधु जल समझौता। क्या लेना है? सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। समझौता किसके किसके मध्य हुआ था भैया? ठीक है, तो भारत पाक के मध्य। किसके मध्य? भारत पाक के मध्य, है ना, भारत पाक मध्य करके। कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 1960, सन सहित ध्यान रखना पड़ता है। कब हुआ था? 1960 करके सिंधु जल समझौता। क्लियर हो गई बातें? 1960 करके कितनी नदियों के बीच हुआ? कितनी नदियों को लेकर हुआ था? 6 नदियों को। कितनी नदियों को लेकर हुआ था? 6 नदियों को। 6 नदियों को लेकर, 6 नदियों को लेकर। कौन कौन सी नदी है इसमें? 6 नदियों को लेकर। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, भारत पाक के मध्य हुआ था ना जल अधिकार को लेकर। किससे? जल अधिकार को लेकर। किसको लेकर? तो जल अधिकार के लिए,
जल अधिकार के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? जल अधिकार के लिए करके। ओके, तो इसमें कौन कौन सी नदी है? एक तो सिंधु है ना भाई, एक सिंधु है, एक क्या है? झेलम है। एक कौन सी है? झेलम है। और एक कौन सी है? व्यास है। झेलम के बाद चिनाब ले लेंगे, चिनाब लेंगे, चिनाब। और चिनाब के बाद में कौन से ले लेंगे? रावी। कौन सा लेंगे? रावी। रावी के बाद कौन सा लेंगे? व्यास। और व्यास के बाद कौन सा लेंगे? सतलज। कौन सा ले लिए? सतलज करके। ये ध्यान रखना। अब देखिए, 3 नदियों का अधिकार किसको दिया गया? ये तीनों का अधिकार, ये 3 नदियों का अधिकार, 3 नदियों का अधिकार किसको दिया गया है? 3 नदियों का अधिकार। आप ध्यान रखिएगा, 3 नदियों का अधिकार पाक को, पाक को, पाक को। समझ में आई बात? और ये 3 नदियों का अधिकार किसको? भारत को। इसको, ये किसको दिया गया है? भारत को। ये पूरा नोट कीजिए, भारत को, है ना। अब सिंधु कितना, इस नदी, जैसे सिंधु जल समझौता में सिंधु नदी का कितना % जल उपयोग करता है मालूम है? आप ध्यान रखिएगा, सिंधु अपवाह तंत्र का 20% जल कौन यूज करता है? 20% जल भारत। ये भी क्वेश्चन आता है कितना % करके? 20% भारत। और 80% कौन यूज करता है? 80% पाक। 80% कौन करता है? पाक यूज करता है। समझ में आई बात? 80% कौन यूज करता है? पाक यूज करता है। ये ध्यान रखिएगा सिंधु जल समझौता में, आप ध्यान रखिएगा, है ना। लिखना, सिंधु नदी तंत्र से पाक में बहुत सारी नदियां निकल। ये समझ में आया कि नहीं? सिंधु जल समझौता, ये आपको 100% ध्यान रखना है। इसमें हमारे जो है ना, भारत को कौन कौन से 20% जल का उपयोग केवल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान करता है, मालूम है? 20% जल का जो उपयोग है पंजाब, हरियाणा, और कौन करता है भारत में मालूम है? हरियाणा और राजस्थान। कौन करता है? राजस्थान। ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट लिखना, फिर एंड करेंगे। लिखना, सिंधु नदी तंत्र से भारत, पाकिस्तान में बहुत सारी नदियां, ये बहुत सारे नहरें निकाले गए हैं, ठीक है, निकाले गए हैं। इसलिए पाक को क्या कहा जाता है पता है? पाक को नहरों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है। पाक को नहरों का क्या कहा जाता है? देश कहा जाता है। पाक को नहरों का देश कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इनके सहायक नदियां को पढ़ेंगे, ये 5 नदियों का पढ़ेंगे। आप ध्यान रखिएगा, कॉपी में बराबर नोट करते रहिएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बोला जा सकता है इसके साथों साथ नोट करते हुए चलिएगा। इसी प्रकार से रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेगा। ओके, धन्यवाद।